अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। सिंध में इस वक्त सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पे है। 2021 के साल में अक्सर ये तारीखें सुनाई दी कि लॉन्ग मार्चेस होने जा रहे हैं, धरने होने जा रहे हैं, लेकिन 2021 साल जो रहा वो महज तारीखों का साल रहा। 2022 में जैसे ही हमने कदम रखा तो 2022 का साल एक बार फिर से नई तारीखें लेके आ रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ वादे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तारीखें दी जा रही हैं। कोई 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा है तो कोई 20 मार्च को लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा है। कराची की सूरत हाल देखें तो कराची में इस वक्त काफी बड़े पैमाने पे एक बड़ा सियासी धरना दिया जा रहा है जो कराची की बिलखुसूस सिंध के बल्दियाती निजाम के हवाले से है। तो यहां पे दीगर और भी जो जमातें हैं, ऑपोजिशन की जमातें खसूसी तौर पे वो सरगर्म नजर आ रही हैं, जो सिंध का निजाम नजर आ रहा है। सिंध में निजाम की बात करें तो फिलहाल वो तो सिरे से नजर ही नहीं आता, और अगर जो कुछ निजाम के नाम पे किया जा रहा है वो निजाम आखिर आवाम को क्या देके जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमने गुज़िश्ता रोज आपसे जमात इस्लामी के धरने के हाल अहवाल शेयर की। हमने बताया कि किस अंदाज में जमात इस्लामी ने भरपूर एहतजाजी तहरीक का मुजाहरा किया, और आज वो सारे सख्त मौसमों का सामना करने के बावजूद अपनी जगह डटे हुए हैं। तो अब ये चीज दूसरी पॉलिटिकल जमातों में भी सामने आ रही है। हमारे साथ आज स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा जनाब नवीद आलम साहब। जरा इनसे जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी साहब की वो जमात जो कि एक वक्त में बहुत वाइब्रेंट हुआ करती थी, आज कहां है और आने वाले दिनों में क्या इरादे हैं। 2022 क्या इलेक्शन का साल होगा तो क्या उसमें उनकी शिरकत होगी या नहीं, ये क्या कुछ होने जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। नवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नवी साहब, पहले तो ये बताएं कि आप लोग किधर गायब हो चुके हैं। ताहिरुल कादरी साहब ने जब से क़यादत छोड़ी है उस अंदाज में वो नहीं आते आपके साथ, तब से आपकी पॉलिटिकल जमात की वो जो एक जद्दोजहद थी उस अंदाज में नजर नहीं आती। मुनीर भाई देखें, ऐसा है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ शुरू से ही बिल्कुल उसूली रहा, और वो ये रहा कि कोई मखसूस जमात या मखसूस लोग पाकिस्तान के इस मौजूदा जो हालात हैं उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि ये निज़ाम है। और इसके लिए बुनियादी तौर पर वो हमारी एक जो तारीख़ी जद्दोजहद थी धरनों की सूरत में 2012 के और 14 के, वो किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि वो इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ था। कौम को फिर एक तब्दीली की सूरत में एक नया रास्ता दिखाया गया कि जी चेहरे बदल दें तो फिर हम बेहतरी आ सकती है, और कौम ने उन पर एतमाद का इजहार जैसे भी किया। अब उसके ऊपर बहुत सारे सवालात होते हैं, लोगों की बातें होती हैं, हमारी भी हैं, लेकिन बहरहाल वो इक़्तिदार में PTI आ गई। अब वो जो आपने कहा कहाँ पर हम गायब है, PTI वो जमात है इसको आपका साथ रहा काफी दिनों का तवील धरना आप लोगों ने साथ मिल के दिया था। जी, वो धरना हमारा एक वक्त में ज़रूर हो रहा था, लेकिन ना उसका मौक़िफ़ एक था और ना वो मुश्तरका धरना था। वो बिल्कुल अलग धरना कर रहे थे। हाँ, टाइमिंग सेम थी, जगह एक थी, लेकिन उनमें भी वो इख्तलाफ था। वो एक अलग जगह पर थे, हम अलग जगह पर थे। वो हमारे नज़रिए से, हम उनके नज़रिए से इत्तेफाक करके धरना नहीं कर रहे थे। तो बेशक हम हर जमात के साथ मौजूद होंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जद्दोजहद कर रही होगी। हम उनके उस 4 हलकों के ऊपर भी उनका साथ देते थे, लेकिन हम समझते थे कि उससे कोई मुल्क में बड़ा कोई इनकलाब नहीं आ जाना, और वैसे ही हुआ। तो हमने वो जो आपने कहा कहाँ खामोश रहे, बुनियादी तौर पर हमने कहा कि अब इनको जो दावे इन्होंने किए हैं छेड़ने के बजाय इनको परफॉर्म करने दें। देखें ये क्या कर सकते हैं, जो लोगों से कहा गया और अवाम को जो हमारा नज़रिया था। डॉक्टर साहब ने एक जुमला कहा था, उस पर बात मैं ख़त्म कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था मोटे मार्कर से लिख लें, शाहजेब खानजादा के साहब के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मोटे मार्कर से लिख लें कि इस इलेक्शन से कोई तब्दीली नहीं आएगी, और ये तब्दीली के नाम पर सारे लोग जो वोट दे रहे हैं उम्मीद ये रोएंगे, उसके बाद पीटेंगे। और आज और एक और शख्स ने कहा था कि आप लिख लें, वो इमरान खान साहब ने कहा था, साइन करके मैं दे रहा हूं, ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया था, अगर हमारी हुकूमत आ गई इस इलेक्शन के नतीजे में तो फिर हम पाकिस्तान की बिल्कुल तकदीर बदल कर रख देंगे। तकदीर तो बदली, आज पाकिस्तान की तकदीर बदली है, लेकिन जो इक्तदार में आए हैं, कभी आपकी जो मेडिसिन का स्कैंडल आता है वहां से किसी की तकदीर बदली है, कहीं किसी की पेट्रोलियम से तकदीर बदली है, किसी की LNG से तकदीर बदली है। वही जो पहले लोगों की तकदीर बदलती थी इक्तदार में, आज भी उन्हीं की तकदीर बदल रही है, और अवाम की तकदीर जो है वो बद थी तो बदतरीन की जानिब गामजन है। लेकिन नवीद साहब जरा पहले ये बताएं कि इस वक्त आप 4 साल का वक्त गुजर चुका, 4 साल तक आपकी उस अंदाज में जिद्दोजहद नहीं आई। अगर आप समझ रहे थे कि इमरान खान साहब कदरे बेहतर रहनुमा है, आपने कई प्लेटफॉर्म्स पे इसका ऐलान भी किया, आपके आला क़यादत ने ऐलान भी किया, तो क्यों साथ मिलकर आप लोग ने इस 4 साल के अरसे के दौरान कोई लाए अमल के ऊपर काम नहीं किया? सब छोड़ें, लाहौर सानिया के ऊपर भी किसी किस्म की उस अंदाज में पेशरफ नहीं की गई जिस अंदाज में कही जा रही थी, तो वो सारे मामला किधर गए?
देखें, यही शायद एक बुनियादी वजह थी कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अनऑफिशियली, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सपोर्टर्स ने पंजाब में बिलखुसूस, क्योंकि हमारे जो कातिल जमात है सानेहा मॉडल टाउन में, वो नून लीग बराह रास्त है और उसकी क़यादत बराह रास्त है, इसलिए हमारे बेशुमार लोगों ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के नून लीग PTI का साथ दिया, और उसकी वजह से वो मानते भी हैं कि वहाँ पर पंजाब में जो 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जो 2 से 4 हज़ार के मार्जिन से उन्होंने जीती हैं, और ये वो सीटें कहलाती हैं जिसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भरपूर उनका साथ दिया और उसकी वजह से वो इक़्तिदार में मिला। हमें यही एक उम्मीद थी इनसे। सिस्टम के हवाले से तो डॉक्टर साहब ने पहले कह दिया था कि आप रोएंगे, हमें वो तो उम्मीद नहीं थी कि ये पाकिस्तान में कोई तब्दीली बड़ी लेकर आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब एक बात कहते थे कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर हमें इक़्तिदार मिला तो सानेहा मॉडल टाउन के मुजरिमों को हम कटहरे में खड़ा भी कर देंगे और उनको अंजाम तक पहुंचा देंगे। आज 4 साल हो गए, वो बात जो तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग को कहते थे कि एक लफ्ज है जो इनकी जबान से नवाज शरीफ के नहीं निकलता, वो कुलभूषण यादव का नाम था, वो इसको ताना देते थे। तो अब हम ये कहते हैं कि एक लफ्ज है जो इमरान खान साहब की जबान से नहीं निकलता, और वो है सानेहा मॉडल टाउन। सियासत करने की बात आए तो इनके वजीर फौरन उसका नाम लेते हैं। वो सानेहा मॉडल टाउन का अल्फाज तो 4 साल में आपकी क़यादत की जानिब से भी नहीं आया ना। आपकी क़यादत ने पिछले 4 सालों में किस फोरम पे जाके, किस प्लेटफॉर्म पे जाके सानेहा मॉडल टाउन की इंक्वायरी के खिलाफ बात की, मामलात को आगे बढ़ाया? आप लोग तो खामोश रहे, क्योंकि अगर हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देखें, चले उस वक्त आपको नहीं था, एतमाद नहीं था, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं आपके रूहानी भाई थे, रूहानी सियासी भाई थे। अब ये सारे मामला तो उस अंदाज में चलाए जा सकते थे। नहीं मुनीर भाई, ऐसा नहीं है। ये अवाम की भी, जाहिर सी बात है आपका सवाल तो अवाम के लिए ही है, ये कम इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो एहतिजाज सानेहा मॉडल टाउन पर हुए उसमें धरना भी शामिल था और उसके बाद की सरगर्मियां भी थी। वो इसलिए थे कि उस वक्त तक हमारी FIR नहीं कट रही थी, जो बिल्कुल एक बुनियादी राइट है किसी भी विक्टिम का। FIR नहीं कट रही थी और उसके बाद फिर हमारी इंक्वायरी JIT जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं बन रही थी, वो सारे उसके लिए थे। हुआ ये कि JIT भी बन गई, FIR भी राहिल शरीफ साहब की मुदाखलत से हमारी मर्जी से कट गई और इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई। अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर, और जो दहशतगर्दी की कोर्ट है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर साहब खुद पेश हुए एज ए वकील सानेहा मॉडल टाउन के और साकिब निसार साहब के सामने, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इससे पहले ये केस अदालत में नहीं आया था जब आप सड़कों पर थे, अब ये केस अदालत में आ गया है। अब आप सड़कों पर अगर आए या आपकी जमात आई तो फिर ये हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि अदलिया के खिलाफ एहतिजाज होगा, और जाहिर सी बात है अदलिया के खिलाफ एहतिजाज ठीक है, मतलब अदलिया की वजह से आपने जब से उस अंदाज में उसको नहीं लेके चले। आज के दिन तक हमारे केसेस हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, और ये जो निजाम है जिसकी हम अगेन फिर बात करते हैं, इस निजाम की वजह से स्टे ऑर्डर, नून लीग किसी न किसी बहाने से, वकील कभी खराब है, हमारी तरफ से कमी नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं वकला की फीसिस के ऊपर, दहशतगर्दी की अदालत में भी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो दरअसल कहने का मकसद यह है कि आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा निजाम है वही बयानिया जो आपका पहले था कि इस निजाम के तहत किसी को भी इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल नजर आता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सियासी तजियाकार जनाब सैयद उनैब राशिद साहब। जरा इनसे भी जानते हैं कि ये जो मौजूदा सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, एक तरफ वफाक में बड़ी सियासी जमातें लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी जानब सिंध में एक बड़ी तब्दीली की कोशिश की जा रही है। क्या सिंध की सतह पर यह तब्दीली आ सकेगी? पाकिस्तान अवामी तहरीक, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमातें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सालों का इक़्तिदार चैलेंज कर सकेंगी? उनैब राशिद साहब हमारे साथ लाइन पे, इनसे जरा बात करें। उनैब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनैब साहब, क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सिंध की सियासत के हवाले से काफी साल से बराजमान है, बरसर इक़्तिदार है, क्या ये सारी जमातें मिलकर ये तकदीर बदल सकेंगी? बुनियादी बात तो ये है कि ना तो सारी अपोजिशन पार्टियां इस तरफ हुई हैं, ना कुछ, सब कोई अपनी अपनी एक छोटी सी दुकान से जा रहा है। एक दुकान और सजाने के लिए एक और पार्टी अभी एहतजाज करने आगे लिए आ रही है, ठीक है ना। तो अकेले मूवमेंट चलाने से किसी हद तक तो शायद हासिल किए जा सकते हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज, लेकिन पूरी तरीके से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अवामी तहरीक भी मैंने सुना कि वो कराची के हवाले से धरना करने जा रही है, लेकिन उनका वॉल्यूम कितना है कराची में, ये सबसे पहले सोचने की बात है। तो जिसका वॉल्यूम नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, वो क्या धरना कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ये एक सवालिया निशान। लेकिन मुश्तरका तौर पे कराची एक बड़ा शहर है,
अगर अवामी तहरीक की माजी की परफॉर्मेंस देखी जाए, कराची या पूरे पाकिस्तान में इन्होंने एहतजाज किए हैं। जमात इस्लामी ऑलरेडी एहतजाज कर रही है और ये अगर अपोजिशन की कुल तादाद को मिलाई जाए तो बड़ी तादाद बन सकती है। लेकिन सबके बावजूद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो तब्दीलियों की बात की जा रही है वो तब्दीलियां करने के लिए कायल हो जाएगी? देखिए, कुछ ना कुछ तो कायल हो ही जाएगी, क्योंकि जाहिर है इतना प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, इतनी चीजें की जा रही हैं, तो किसी हद तक जिसमें कलीदी किरदार जो जमात इस्लामी अपना अदा कर रही है, जिसमें जो एमक्यूएम को अपना रोल अदा करना चाहिए भरपूर तरीके से, जो कि एमक्यूएम अपना रोल अदा नहीं कर रही, जो कि माजी में कराची को जिनका होल्ड होता था, जिनके कहने से कराची की दुकानें खुला करती थी, कराची की दुकानें बंद हो जाया करती थी, लेकिन अगर वो अपने रोल नहीं अदा कर रहे तो यकीनन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होगा जरूर। लेकिन ये तो बताया ना पहले कि जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं कि तब्दीली महज कानूनी किताबों में ही नजर आएगी या इसके असरात अवाम को भी नजर आएंगे? क्या इक्तदार की ये जो भूख है, क्या ये इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल होगा? देखिए, अभी तो कबल वक्त है ये कहना कि क्या होगा। हाँ, फिलहाल कानूनी तौर पर जरूर मुंतकिल हो जाएगा इक़्तिदार, लेकिन कानूनी तौर के बाद जो है वो इसके फवायद अवाम को मिलते हैं या नहीं मिलते, ये तो यकीनी तौर पर वक्त बताएगा कि कितनी मौसर तरीके से ये डिलीवर किया गया नीचे। ठीक बात है। वैसे भी जिस वक्त ये कानून पास हो रहा था उस वक्त एमक्यूएम खुद असेंबली में बैठी थी। अभी जो आखिरी उन्होंने एहतजाज किया, उनको खुद इस बात पे सोचना चाहिए था जिसपे वो एहतजाज करने जा रहे हैं, तो वो तो उनके 2013 के वक्त में उनके सामने मौजूद था, जिसको उन्होंने कबूल किया था। सही हो नवीद साहब, आपकी तरफ आता हूं, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन नवीद साहब, जो सियासी सूरत हाल नजर आ रही है, आप सिस्टम्स की बात करें, ये वही बात हो रही है कि जब ये बिल पास किए जा रहे तब ये मंजूर की जा रही होती है। आप लोग भी सेफ कराची की एक बड़ी तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। 30 तारीख से गालिबन आपने इसका एक ऐलान भी किया हुआ है। अब इस तरह के सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि किसी किस्म की कोई तहरीक कामयाब हो सकेगी? कोई सियासी जमात को बड़ा डेंट डालने में कामयाब हो सकेगी? मैं तो कुछ पार्शली जो मुनीद भाई थे ना, उनैब भाई की बात से मैं पार्शली एग्री भी करता हूँ, जहाँ पर इन्होंने बात की कि जब तक कराची में हर जमात अपने माइलेज लेने के लिए तमाम जमातें, हम हर एक की जो जिद्दोजहद है उसको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसका साथ भी देते हैं। लेकिन जब तक हम इंडिविजुअली अपनी कोशिश करते रहेंगे तो ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा हमें, लेकिन जो कराची के लिए हमारा एक ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है डेजोल्यूशन ऑफ पावर का, वो नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक अभी एहतजाज शुरू नहीं कर रही, लेकिन उस तहरीक का एक आगाज़ ज़रूर कर रही है एक सेमिनार की सूरत में। 30 जनवरी को प्रेस क्लब में पाकिस्तान कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े पार्टीज़ हैं और पार्टीज़ से हटकर भी जो लोग हैं, उनको बुलाकर हम कराची के हवाले से एक मुश्तरका जो प्लान है कि कराची को हम किस तरह का कराची वाले देखना चाहते हैं, वो हम हुकूमत के सामने भी रखेंगे। पीपल्स पार्टी भी उसमें इनवाइटेड है, सईद गनी साहब को हमने इनवाइट किया है। उम्मीद है कि वो उसका हिस्सा बनेंगे और सुनेंगे लोगों को, क्योंकि जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि आप इख्तिलाफ सुनते हैं। उन्होंने जो बात की है, नासिर हुसैन शाह साहब हर जगह ये बात करते हैं कि ये कोई सहीफा नहीं है, इसमें तब्दीली हो सकती है। तो अगर हो सकती है तब्दीली हो क्यों नहीं रही? हाँ, तो सवाल है, सहीफा है नहीं, तब्दीली हो सकती है, तो आज तक तब्दीली हुई क्यों नहीं? यही सबका सवाल है। और अगर आज 18-19 दिन जमात इस्लामी को बैठे हुए हो गए, पीएसपी ने अलग ऐलान कर दिया, उधर एमक्यूएम और उनकी इत्तेहादी जमातों ने एक और अल्टीमेटम दे दिया 1 हफ्ते का, तो ये जब सब कुछ हो रहा है तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम पूरे कराची को सड़कों पर लाने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कुछ कहेंगे? तो इस सिंध हुकूमत को चाहिए, पीपल्स पार्टी हुकूमत को चाहिए कि इसको बस अब एड्रेस करें, कराची के लोगों के साथ मिलकर बैठें, स्टेक होल्डर्स के साथ, और एक जो आइन कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पावर का, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव पावर्स को नीचे डिसॉल्व करना है, तो उनको नीचे ट्रांसफ़र कीजिए और कराची के लोगों को और सिंध के बाकी शहरों के लोगों को उनके इंतजामात को अपने हाथ में लेने दें। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनैब साहब जरा ये समझाए ना कि क्या वजह है कि ये जो सारी जमातें एक ही मामले के ऊपर, एक ही नुक्ते के ऊपर वैसे तो मुत्तफिक नजर आ रही हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे यकजा नहीं हो पा रही। इनको आखिर अगर एक प्लेटफॉर्म पे यकजा करना हो तो कैसे किया जा सकता है? सर, सबका सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा अगर एक जगह यकजा होगा। कैसे अपने वोटर्स को बताएंगे कि हमने किया है? अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी तो कैसे मुमकिन है? एमक्यूएम हमेशा से जमात इस्लामी के मुखालिफ रही है, पीएसपी एमक्यूएम की मुखालिफ, और इसी तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के उसमें, तो अपने वोटर्स को कैसे कन्वे करेंगे कि जो जद्दोजहद है वो किसने किया? इतना तो आज का वोटर भी समझने लगा, दिखता है उसको कौन क्या कर रहा है।
लेकिन आपको लग रहा है कि महज वोटर को ये कन्वे करना है मकसद होना चाहिए, या ये कराची के लिए या पूरे सिंध के लिए ओवरऑल एक बेहतर निजाम की बात की जानी चाहिए? क्योंकि अगर निजाम बेहतर होगा तो इससे तो सारी पार्टी के लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं, क्योंकि निचली सतह तक फिर ये निजाम लाया जाएगा। मैंने जैसे पहले बोला कि जिस वक्त ये कानून की बुनियाद डाली गई, शुरू में कानून आया 2013 में, तो उस वक्त एमक्यूएम इख्तिदार में बैठी थी, उस वक्त उसने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर सारी चीजें की। तो एमक्यूएम तो इस वक्त अपने फेस सेविंग के लिए ग्राउंड पे उतरी है, वो इन सारी चीजों को सिर्फ वो कर रही है कि ये इसके खिलाफ एहतजाज। एमक्यूएम महज इसलिए एहतजाज कर रही है कि जमात इस्लामी ने एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया, कह सकते हैं। अगर वो उसने करना था तो वो प्रॉपरली बैठ सकती थी, कि तरीके से वो सारी चीजें अपने वो दिखा सकती थी कि किस तरह इन सारी चीजों को रोका सकता है, क्या किया जाता है। लेकिन उसने सिर्फ एक रस्मी से एहतजाज किया, रस्मी से एहतजाज के। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, क्योंकि वक्फे के बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि ये जो तमाम तर एहतजाजी तहरीकें एक एक करके निकल के सामने आ रही हैं, क्या ये महज इलेक्शंस की तैयारी है या इसके अंदर कोई दमखम भी है? और अगर इस वक्त में अगर ये तब्दीली नहीं होती तो चंद ही महीनों में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त सियासी तब्दीलियों की। इस वक्त जिस तरह से 2022 के साल के आगाज के साथ ही हमने देखा कि बड़ी सारी सियासी तब्दीलियां कही जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, और ये नारे वही हैं जो हर बार एक बड़े इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले सुनाए जाते हैं। अगर कहा जाए कि 2022 इलेक्शन का साल ना सही लेकिन इलेक्शन की तैयारियों का साल जरूर हो सकता है, तो ये गलत ना होगा। यहां पे सियासी हर लिहाज से आजमाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आवाम में किसी तौर पे अपनी मकबूलियत को जाहिर किया जाए। तो नवीद साहब जरा ये बताएं कि ये जो सारी एहतजाजी तहरीक है, ये महज जिस तरह उनैब साहब भी कह रहे हैं अपनी मकबूलियत का इजहार करने के लिए की जा रही है और अपनी मकबूलियत को गेज करने के लिए की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि जो जनरल इलेक्शंस में अब इतना कम अरसा रह गया है, अब इस तरह की तहरीकों में आप लोग जाएंगे, आप लोग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, इसका कोई जमीनी तौर, जमीनी हकाइक पे कुछ तब्दीली ला सकेगी? ये तो बात देखें, तज्जियाकार तो अपनी अपनी जो भी उनकी फ़हम है उसके मुताबिक बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सियासी जमातें जो भी जद्दोजहद कर रही हैं, आज 19 दिन हो गए जमात इस्लामी को बैठे हुए, इससे पहले दीगर जमातों ने एहतजाज अपने अपने तरीके से किए, PSP आने के लिए तैयार बैठी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक भी 30 जनवरी को प्रेस क्लब पर अपना इसी सिलसिले में एक सेमिनार भी कर रही है। हम नहीं कह सकते कि किसी की नीयत पर शक करें कि वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है, जैसे उनैद भाई ने ये बात कही, मैं भी इस बात को दोहराऊंगा कि जो भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग मुश्किल हालात में बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक कॉज के लिए जमा नहीं होंगे, जब आप उसको हासिल कर लेते हैं तो इलेक्शन तो सबने अपने अपने बैनर से ही लड़ने हैं, अपने अपने निशान से ही इलेक्शन लड़ने हैं, तो इलेक्शन लड़िएगा आप अलग। लेकिन जब हमारा वो टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद, पाकिस्तान अवामी तहरीक की मैं अगेन एग्जांपल दूंगा, 2012 के अंदर हमने सियासत नहीं रियासत बचाओ के उन्वान से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया मीनार पाकिस्तान में, जहां पर कुर्सियां नहीं थी और कई किलोमीटर तक अफराद ही अफराद। और फिर उस जलसे के बाद धरना भी हुआ, उसके बाद धरना हुआ, जलसे हुए ये भी तो बताया ना, उसके बाद धरना हुआ 2012 का तारीख। ठीक है। अच्छा, उस धरने के अंदर जो मैं इधर एग्जांपल देना चाह रहा हूं, कराची की बाकी जमातों से भी मैं कहूंगा, वो ये कि हमने अपनी पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं किया उसके अंदर। स्टेज के ऊपर किसी जगह पर भी हमारा लोगो, हमारा कलर कुछ भी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का फ्लैग वहां पर बुलंद किया गया और सारी जमातों को कहा गया कि पाकिस्तान की खातिर सब जमा हो जाएं। तो ये पाकिस्तान अवामी तहरीक की हमेशा से रविश रही है कि हम सिर्फ सियासत ठीक है करनी है, लेकिन सियासत ही नहीं करनी। लेकिन नवीद साहब ये बताए ना, ये सारे मामला सिर्फ सिंध की हद तक क्यों हो रहे हैं? क्यों, क्या वजह है कि पंजाब में, KPK में इस बल्दियाती निजाम के हवाले से कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा? क्यों कोई इसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा? KPK में इलेक्शंस का एक दौर हुआ, वो पूरी तरीके से मुकम्मल भी हुआ, ना जीतने वाले ने ना हारने वाले ने, किसी ने धांधली का शोर भी नहीं किया। ये तब्दीली क्यों आ रही है? अब देखें, जो बड़ी पाकिस्तान की जमातें हैं, जैसे नून लीग है, वो पंजाब में है, दूसरी बड़ी पार्टी है पंजाब के अंदर। इसी तरह KPK के अंदर भी बड़ी जमातें हैं, ANP है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है अपोजिशन में। वो बल्दियाती निज़ाम के ऊपर बात इसलिए नहीं कर रहे कि वो मुतमईन है ना उससे, उसमें किसी न किसी हद तक इख्तियारात की मुंतकली होगी, हो सकता है कि वो मुकम्मल ना हो,
लेकिन सिंध के अंदर आवाज सबसे ज्यादा इसलिए उठ रही है कि सिंध के अंदर तो गंगा उल्टी बह रही है। यहां पर जो इख्तियारात दिए गए थे 2021 की जो तरमीम आई उसमें वो भी निकाल लिए गए, और कुछ छोटे छोटे जैसे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जो फीसिस होती हैं, ऑक्ट्रा ड्यूटीज वगैरह, वो सारी जब ले ली गई तो वो तासुर ये गया कि शायद बार्गेनिंग के लिए ली गई हैं। तो आप जितने इख्तियारात पंजाब में या जितने इख्तियारात बल्दियाती केपी के पंजाब में खान साहब का निज़ाम है जो निस्बतन बेहतर है, निस्बतन बेहतर होगा जब भी वहां से आवाजें नहीं उठ रही, नहीं आ रही। लेकिन उनैब साहब, अगर मैं आपसे सवाल यही पूछूं कि क्या वजह है कि सिंध में आवाजें उठ रही हैं, सिंध में बल्दियाती कवानीन के हवाले से काफी शोर किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के दीगर किसी भी सूबे में इस अंदाज में आवाजें नहीं उठाई जा रही, क्या ये समझे कि खान साहब का जो निजाम है जो दीगर सूबों में राइज है वो बेहतर है निस्बतन सिंध के मुकाबले? सर, मैं आपके जवाब को इस तरह से देता हूँ, पूरे पाकिस्तान में माशी हब किसको कहा जाता है? कराची को। लेकिन सियासत का हब तो पंजाब को कहा जाता है। माशी हब आपके पूरे मुल्क को चलाने के लिए, सिंध को चलाने के लिए कराची सबसे सारा रेवेन्यू जनरेट करके देता है एक बहुत बड़ी तादाद में। सही। जो सबसे ज्यादा शोर उठ रहा है उसकी वजह भी यही है कि जिसने पूरा मुल्क और पूरा शहर सूबा चलाना हो तो वहां पे मसाइल, अगर इस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी, दुनिया के आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी को आप देखें, उसका निजाम देखें तो और कराची का निजाम देखें तो कितना फर्क है। मेट्रोपॉलिटन सिटी इस तरह से नहीं चलाए जाते, कोई मुल्क की शहरत के ऊपर कदगन नहीं लगाया जाता। तो हम यहाँ पे जो निजाम ले आया जा रहा है वो शहरत को काटने वाली बात है, ऑक्सीजन खत्म करने की बात कर रहे हैं कि किस तरह जब जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है आप उसी में इतनी वो चीजें करेंगे, मुश्किलात पैदा करने को कैसे करेंगे काम, कैसे चलेगा? लेकिन उनैब साहब, बात तो ये यहाँ पे सियासत की भी हो रही है ना। अगर सियासी जमातों ने अगले साल के इलेक्शन की तैयारी करनी है, अपनी बर्तरी जाहिर करनी है, तो पंजाब एक बड़ा मरकज है, और पंजाब में आपको भी पता है कि जो पंजाब में जीतता है उसकी जीत मरकज के तौर पर भी यकीनी हो जाती है। तो पंजाब में क्यों नहीं मुतारिक हो रहे? पाकिस्तान अवामी तहरीक का भी एक बड़ा होल्ड लाहौर में, पंजाब में बड़ा होल्ड है, लेकिन इनकी तहरीक भी कराची से शुरू हो रही है। देखिए, इस वक्त तो आवाज कराची से ही उठी हुई है ना। पाकिस्तान की तारीख में जब भी ऐसी आवाजें उठती हैं तो कराची से ही उठती हैं। अगर आप इसको नोट करें, तारीख को देखें, तो हमेशा इस किस्म की आवाजें कराची से उठती हैं। कराची जरा शायद ज्यादा दूर नताइज को देखने वाला शहर है, वहां पे लोग ज्यादा समझते हैं या वहां से ज्यादा चीजों को चलाया जा सकता है, इसलिए वहां पे हमेशा ज्यादा मसाइल को देखा जाता है, ज्यादा बारीकी से उसको समझा जाता है। ठीक हो गया मुनैब साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम नजीब साहब को भी लाइन पे ले सकें तो प्लीज अगर मुझे बताइएगा प्रोड्यूसर साहब। लेकिन साहब, ये सवाल तो आप पे भी आएगा, आपका तो मेजर होल्डिंग पंजाब से शुरू होती है, लाहौर से शुरू होती है, लेकिन कराची से ये रैली निकालने का, कराची से ये प्रेस क्लब जाने का ये इरादा क्यों हुआ? एक तो हम अभी रैली नहीं निकाल रहे, आपने खुद भी उसको करेक्ट कर दिया। हम अभी सेमिनार में जा रहे हैं और सेमिनार में पाकिस्तान अवामी तहरीक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची के और एहतजाज कर रहे हैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़, हम उसके अंदर एक अपना पूरा कंप्लीट जो विजन है पाकिस्तान अवामी तहरीक का। सर, आप तो सिस्टम को नहीं मानते, इस आप निज़ाम को कैसे मानेंगे? तो मुतबादिल निज़ाम देंगे ना। अगर हम नहीं मानते और हम रद्द कर दें और मुतबादिल निज़ाम न दें, मुतबादिल कोई सिस्टम न दें, तो फिर तो रद्द करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो निज़ाम जो होगा वो अभी कराची स्पेसिफिक, वो कराची स्पेसिफिक जो पैकेज है हमारा, जो विजन है पाकिस्तान अवामी तहरीक का, उसके इख्तियारात के हवाले से, उसके इंतजामी जो हैसियत है कराची की, उसके हवाले से वो कंप्लीट देंगे। हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर साहब भी उसमें तशरीफ़ ला रहे हैं लाहौर से, हमारे मरकज़ी सदर काजी जाहिद हुसैन साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और कराची की तमाम जमातें, उन तमाम जमातों की मरकज़ी लीडरशिप को भी हमने दावत दी है कि वो उसमें आएँ, ताकि जो हमारा विजन है पाकिस्तान अवामी तहरीक का कराची के लिए वो भी आवाम के सामने रखें, बाकी जमातें भी उससे कुछ लें अपने अंदर और उसका हिस्सा बने। बिल्कुल ठीक है। नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। नजीब साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद दूं या ना दूं मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने बड़े मुश्किल हालात का सामना करते हुए जो धरने के बारे में कहा जा रहा था कि चंद ही दिनों का मेहमान होगा, ये धरना आपने जारी भी रखा और अब इसको एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं। सर, ये क्या मामला चल रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा धरना आज 20वें दिन में दाखिल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ जमात इस्लामी का धरना नहीं हुआ, बल्कि जो आवाज हमने लगाई थी वो अब पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ छोटी बड़ी पार्टियां भी उसी हवाले से बात करने लगी हैं। और जाहिर है कि जमात इस्लामी ने जिस मामले को टेकअप किया है वो अवाम के दिल की आवाज है। ये वजीराशाही और जागीरदाराना निज़ाम, ये जब तक ये अपने माइंडसेट को शहरों के ऊपर नाफिज करने की कोशिश करता रहेगा, अवाम में बेचैनी और महरूमियां बढ़ेंगी। जमात इस्लामी ने इन्हीं बेचैनियों और महरूमियों को
दूर करने के लिए इस नारे को बर वक्त उठाया है। और ना सिर्फ उठाया है बल्कि पूरी इस्तकामत के साथ आज 20वां दिन है, शदीद बारिश और सर्दी के अंदर भी हम वहां मौजूद रहे हैं। और अब तो हमारी तहरीक का सेकंड फेज शुरू हो गया है, जिसमें हम पूरी कराची के अंदर इस मामले को लेके निकल रहे हैं। कल खवातीन का धरना है जो हसन स्क्वायर पे होगा। इसी तरीके से अब मुख्तलिफ शायराएं ब्लॉक की जाएगी। बैक वक्त कराची के मुख्तलिफ 22 मकामात को हमने इस तहरीक को फैला दिया है। लेकिन नजीब साहब, ये जो आप हसन स्क्वायर के ऊपर धरना देने जा रहे हैं, ये धरना उसी तर्ज का होगा जैसा इस वक्त पार्लियामेंट के सामने दिया जा रहा है कि धरना एक बार जो शुरू होगा तो फिर अपने इख्तिताम पे ही उठेगा, इससे पहले नहीं उठेगा? नहीं, धरना मरकजी धरना तो असेंबली के बाहर जारी है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर दूसरे धरने होते रहेंगे जो रात को वापस आकर मरकजी धरने का हिस्सा बन जाएंगे। हमने इसकी मरकजी हैसियत बरकरार रखी है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ औकात में ये धरने दिए जाएंगे। खवातीन का मरकजी धरना है, जिस तरीके से शायरा फैसल पे आपने देखा था आदमियों का धरना था, इसी तरीके से ये खवातीन का धरना ये होगा हसन स्क्वायर पे। और यहाँ हसन स्क्वायर से लेके ये तमाम रास्ते जो चारों तरफ निकलते हैं, इस जगह खवातीन ही खवातीन होंगी जो इस काले बल्दियाती कानून के खिलाफ अपने एहतजाज को बुलंद करेगी। और अगर ये जो हसन स्क्वायर का धरना है, ये भी देने के बाद अगर हुकाम बाला के ऊपर कोई उस तरह का तासुर नहीं आता तो आपका अगला लाएमल क्या होगा कि ये कराची के दीगर इलाकों में ही फैलेगा? एक तहरीक है जिसमें बहुत सारे फेज जो है वो तय किए जाते हैं। पहला फेज अवेयरनेस का है, राय आमा की बेदारी का है, और इसके नतीजे में इंतजामिया और ये लोग मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हुए और एक राउंड हुआ और उसके बाद वो सूरज गुरूब हो गया और गायब हो गए और फिर आने के वादे होते रहे। और तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक हर एक घंटे के एतबार से आगे बढ़ रही है। और अब तो इंटीरियर सिंध में भी ये आवाजें बुलंद होने लगी हैं कि वडेरा शाही जुल्म के खिलाफ वहाँ का मुकामी हारी और किसान और मजदूर जो है वो निकल के इंशाअल्लाह उन्होंने मुजाहिरे भी किए हैं। पूरे सिंध में इजहार यकजहती मनाया गया, पूरे पाकिस्तान में इजहार यकजहती मनाया गया। तो ये एक सिलसिला है जो शुरू हो चुका है और हम समझते हैं कि जब तक हुकूक नहीं मिलते कराची को और तमाम कौमियतों को और उस एतबार से मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों को, उस वक्त तक ये मामला अब ठंडा नहीं बैठने वाला। तो जरा नजीब साहब ये भी तो फरमा दें कि जो प्रेस क्लब पे मुख्तलिफ अपोजिशन की सियासी जमातें यकजा हुई और कराची में ये जो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात भी की गई, सिंध के बल्दियाती निज़ाम के ऊपर भी बात की गई, क्या अपोजिशन की दीगर जमातें अब आपके साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पे या किसी एक पेज पे खड़ी हैं, या फिर ये जो धरना है सोलो फ्लाइट पे चलता रहेगा? जमात इस्लामी अपना अलग धरना देगी, तहरीक इंसाफ अपनी अलग मस्जिद खड़ी करेगी, दीगर पॉलिटिकल जमातें अलग अलग डायरेक्शंस में जद्दोजहद करेंगी? देखिए, जमात इस्लामी तो अपने अलग धरने की हैसियत पे इब्तिदा उससे कर दी है। सही। जिसको अगर वो रियल अपोजिशन बनना चाहता है और हुकूमत के गुब्बारे में हवा नहीं भरना चाहता, ये छोटी छोटी धरनियां देके तो हुकूमत के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि ये मर्दमशुमारी के मामले में तमाम लोग एक हैं और जिस तरीके से कराची के इख्तियारात 2013 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने प्लेट पे रख के दे दिए थे, तो ये किस एतबार से ये धरने की बात करते हैं? ये तो टोकन किस्म के मुजाहरे कर रहे हैं ताकि ये अपनी फेस को जो है ना वो सेफ कर सकें। लेकिन अगर इन्हें कुछ करना है और अपने वोटर से संजीदा है तो इनको तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जब अपने दौरे इक़्तिदार में ये मुस्तकिल 35 साल से हुकूमतों का हिस्सा है, तो ये कैसे हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई पीपल्स पार्टी की कि अब इनके मौजूद होते हुए इन्होंने जो है काले कानून को नाफिज किया है? तो मैं समझता हूँ ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये 1 घंटे और आधे घंटे के धरनियां दे के ये इस तरीके से कराची के शहरियों के सामने नहीं आ सकते कि जी हमने ये कर दिया। अब उन्होंने कहा जी मैं गोटकी से निकालूंगा, वो अब उन्होंने फरवरी की फला तारीख दी है। अली जैदी साहब ने मामला अभी सामने गर्म है और आप फरवरी की 27 तारीख दे रहे हैं, वो फरवरी 30 कहना चाह रहे होंगे गालिबन, ताकि वो आए नहीं जिंदगी भर और इनकी फेस सेविंग भी हो जाए। और घोटकी से यहाँ आने का क्या मतलब है भाई? यहाँ से निकल के घोटकी जाए ना, यहाँ से निकल के रत्तो डेरो जाइए, यहाँ से निकल के लड़काना जाइए, तो आप क्यों आंखों में धूल झेंकने की काम कर रहे हैं? तो इस तरीके से थोड़ी होता है। तो अगर आपने शामिल होना है संजीदगी के साथ तो आइए। जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है असेंबली के सामने, जिस जगह काला कानून को मंजूर किया गया था
वहां पर आके इज्जत के साथ आप साथ बैठिए, साथ नहीं बैठते तो अपनी जगह पे खड़े होकर ही बात कर लीजिए, कम से कम आज के इशू को आज तो एड्रेस करें। नजीब साहब, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, ये बड़ा अहम है कि कहा यह जाता है कि अगर सिंध के बल्दियाती निजाम में तरामीम कर भी जाती हैं तो भी सिंध में जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होने देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या ये आपको लग रहा है कि अगर ये आपने मान भी लिया कि कोई तब्दीली करा ली इस कानून में तो आपको निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली होती हुई नजर आएगी? चीफ मिनिस्टर क्या ये इख्तियारात नीचे आने देंगे जबकि एमएनएज एमपीएज खुद अपना हिस्सा लेने के लिए बैठे हों? देखें, हमारी कोशिश तो यही है कि नीचे तक इख्तियार आता है और उस वक्त तक हमारी जद्दोजहद जारी हो और जारी रहेगी। अब मसला यह है कि वो दें या ना दें, ये तो उनका 30 साल की प्रैक्टिस है ना। 30 साल में उन्होंने दिया क्या है? उन्होंने अपने लोगों को नहीं दिया तो दूसरों को क्या देंगे? यही तो वो तब्दीली है कि आवाम हमारा आईनी हक है और हमारा जमहूरी हक है, हम वो मांग रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमें मेयरशिप दे दीजिए। भाई आप इख्तियारात दीजिए, भले आपका मेयर आ जाए, लेकिन आप इख्तियारात के ऊपर सांप और नागन बन के क्यों बैठे हैं? आप नीचे ट्रांसफर करें ना। और सर, ये अवामी तहरीक भी 30 तारीख से ये इजलास बुला रही है कराची की तब्दीली के लिए, तो आपको लग रहा है कि ये आपके साथ मिलकर आप दोनों जमातें भी कुछ कर सकें? देखिए, अब तो सारी जमातें बोलेंगी, इसलिए कि हम समझते हैं ये हमारी कामयाबी है कि छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातें इस हवाले से बात कर रही हैं। ये इस इशू की कामयाबी है। ठीक हो गया नजीब साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा मसला चल रहा है कि कराची को लेके और कराची समेत पूरे सिंध में जो निज़ाम राइज है उसके हवाले से जिस अंदाज में जो पॉलिटिकल जमातें सरगर्म है, ये सूरत हाल आने वाले वक्त में मजीद तब्दील होगी, इसमें मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है। जिस अंदाज में जमात इस्लामी ने एक ऑलरेडी धरना दिया हुआ है और हसन उस्कैर के मुकाम पे ये धरना एक्सटेंड होने जा रहा है, तो ये बात यकीनी है कि आने वाले दिनों में ये जो साल होगा भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी का साल होगा। एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के इंटीरियर सिंध के नुमाइंदे। जरा इनसे भी जानेंगे कि इंटीरियर सिंध की सूरत हाल क्या है। कराची का तो बिगाड़ सामने आ रहा है, लेकिन इंटीरियर सिंध की जो हालात हैं वो मंजर आम पे कब आएंगे, उनके बारे में कब बात की जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। इस वक्त हम बात करें सिंध में जो मौजूदा निज़ाम है इसके हवाले से। निज़ाम की हर कोई बात कर रहा है, निज़ाम की तब्दीली की कोई बात की जा रही है, लेकिन सही निज़ाम क्या हो सकता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो नबी साहब ज़रा ये बताएं ना कि आप लोग कह रहे हैं कि अब नया निज़ाम की बात की जा रही है, इस नए निज़ाम का ना मतलब पहले समझ आ सका, अब भी समझ नहीं आ रहा क्या होने जा रहा है नया निज़ाम, और अगर कराची की सतह से शुरू करें तो नया निज़ाम में क्या होने जा रहा है? देखें, ऐसा नहीं है कि जो हम जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं वो समझ में लोगों को नहीं आ रहा, लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और इसी वजह से 2012 में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो अवामी इज्तिमा था वो मुनक्किद हुआ। लिहाजा अवाम ने उसको समझा, अपील किया, और अगर उसकी तफसीलात में ना भी जाएँ तो वन लाइनर तो सबको समझ में आता है कि मौजूदा निज़ाम तो डिलीवर नहीं कर रहा। तो और एक ही जमात है जो इस मौजूदा पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात कर रही है, चेहरे। और जिस तरह नजीब भाई ने बात की कि हम वो ये नहीं कह रहे कि हमें मेयरशिप दे दें, बल्कि वो कह रहे हैं सिस्टम अच्छा लेकर आ जाएं, एक एक्ट अच्छा लेकर आ जाएं। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक भी ये नहीं कह रही कि इक़्तिदार हमें दे दें। अगर कोई समझता है कि हम इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो अवाम की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार के निज़ाम को बेहतर कर दें, कोई भी इक़्तिदार में आए। अब जो आपने बात की कि कराची के हवाले से पाकिस्तान अवामी तहरीक क्या नया रखने जा रही है और क्या कुछ होगा, तो वो इतना ज़रूर है कि जो 30 जनवरी को पाकिस्तान अवामी तहरीक सेफ कराची सेफ पाकिस्तान सेमिनार में, क्योंकि अगर उसका उन्वान देखें ना, जो बात उनेद भाई ने की थी मौशी शहर अगर कराची को हमने नहीं बचाया ना, तो जहां पर 95% रेवेन्यू सिंध का 98% जनरेट हो रहा है और पाकिस्तान का 75+ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है परसेंट, तो अगर कराची नहीं बचा तो असल में जो जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं, हम समझते हैं सबको दर्द कराची का ही नहीं है खाली, बल्कि पूरे पाकिस्तान का दर्द है। इतना ज़रूर है कि 30 जनवरी को हम जो सिस्टम कराची के हवाले से अपना विजन पेश करेंगे वो बहुत मुनफरिद होगा, बहुत यूनिक होगा, और तमाम जमातें जो वहाँ पर बैठी होंगी बशमूल हुकूमत के नुमाइंदगान भी, वो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। और जब हम वो आवाम के सामने रखेंगे तो कोई उसको कंडेम नहीं कर सकता, क्योंकि अगेन वो उसूली बात होगी, हम अपनी जमात के लिए उस विजन को पेश नहीं करेंगे। मैं अब
इस 30 जनवरी से पहले उसकी खदोखाल और उसकी जुजियात तो यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपको भी कहूँगा और बाकी मीडिया वहाँ पर मौजूद होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, हम उसके बाद फिर प्रेस के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से उसको प्रोपेगेट भी मैं करेंगे। आपकी तरफ आता हूं क्योंकि बड़ा अहम सवाल है। कराची समेत मुल्क भर में एक नए निज़ाम की बात हो रही है, इसके ऊपर आपसे जरा कमेंट्स लेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फरहान साहब मौजूद हैं, फरहान मिनाज साहब जो कि इंटीरियर सिंध के एक सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान अवामी तहरीक के। इनसे जरा जानते हैं ना कि इंटीरियर सिंध की सूरत हाल कैसी है। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान साहब पहले तो ये बताएं कि जो कराची में आप लोग बड़ी एक एक्टिविटी का ऐलान कर रहे हैं, इस एक्टिविटी के असरात और समरात सिंध के दीगर शहरों में भी मिलेंगे, इंटीरियर सिंध के दीगर इलाकों में भी होते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखें जो भी तंजीम या कोई भी तहरीक या कोई भी सियासी जमात कोई भी सरगर्मी करती है और उसका जो असरात होते हैं वो पूरे मुल्क के ही लिए होते हैं, क्योंकि वो पूरी कौमी जमात होती है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के अफराद लोग पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे मौजूद है। जैसे मैं ज़ेरे सिंध में से ताल्लुक रखता हूँ, पाकिस्तान अवामी तहरीक को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो भी मामला कराची में सिंध के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से, कराची के हवाले से जो बात होगी उसके समरात नीचे तक जरूर आएंगे। लेकिन मैं ज़ेरे सिंध में रहता हूँ, मैंने ये जो मकामी हुकूमतों का निज़ाम है ये बड़े करीब से देखा है। जो पिछला निज़ाम था जो हाल ही में 2 साल डेढ़ साल पहले खत्म हुआ है, तो ये मैंने बड़े करीब से देखा है। फिर मैंने वो निज़ाम भी बड़े करीब से देखा जो मुशर्रफ दौर का निज़ाम था, जिसमें नाज़ुम का दौर था, फिर ये चेयरमैन और ये वाइस चेयरमैन का दौर आ गया। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक जो डॉक्टर ताहिर कादरी का जो एजेंडा था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के आवाम को अख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो, बदकिस्मती के साथ जो ये पिछला बल्दियाती निजाम था उसमें भी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बीडी इलेक्शन हो गया, मकामी हुकूमतें बन गई और वो जिस तरह इलेक्शन हुआ और जिस उसके दरमियान जितनी रुकावटें पैदा की गई और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, ये माजी की कहानी है, ये सब बेहतर जानते हैं। जो अब नया निजाम के लिए नया बिल पास कर लिया गया है, उसके इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, हल्का बंदियां हो रही हैं और इसको हर सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात जो पार्लियामान में अक्सरियत रखती है, इसको अपने फेवर में लाने के लिए जो भी जद्दोजहद या जो भी कोशिशें कर रही है निजाम को, तो इस निजाम को इसको तरतीब ऐसा दे रही है जो आवाम के लिए नहीं है, वो उनके लिए है। तो सर क्या सिंध के दीगर इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया? आप सिंध को तो बड़े सारे शहरों को मॉडल सिटी बना दिया सर, और आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा और वहां पे नए निजाम की जरूरत है। सर देखें, आवाम का जो बेसिक इशू है, मैं अगर एक टाउन को ले लूं और टाउन के एक शहर को ले लूं, आवाम का बेसिक इशू है सेवरेज का निजाम, आवाम का बेसिक इशू है वाटर सप्लाई स्कीम, पानी, साफ पानी या उसे इस्तेमाल का पानी जो उसके घरों तक पहुंचना। दूसरा उसका मसला है उसकी गली रास्ते, फिर उस शहर को दूसरे शहर के साथ लिंक करना। फिर ज़ेरे सिंध देहाती इलाके हैं, यहाँ ज़रात बड़ी ज़र्री इलाके हैं, तो फिर गांव देहात को दूसरे देहात के साथ जोड़ना, देहात को शहरों के साथ जोड़ना, देहात और फसल को मंडियों तक ले जाने के लिए रास्ते बनाना, ये आवाम का बेसिक्स हैं। तो फरहान साहब ये बताए ना कि क्या पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 25 सालों में ये सारे निजाम को बेहतर किया, इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश की या नहीं की? सर बेहतर बनाने की कोशिश की होती, ये बेहतर होता। पीपल्स पार्टी ने हर सर मॉडल सिटी नहीं बनाए, पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरों को सखर, लाड़काना, गड़ी खुदा बख्श को बड़े पेरिस और वेनिस जैसे शहर नहीं बना दिए? सर ये तो पीपल्स पार्टी मत कह सकती है पेरिस और वेनिस शहर बना दिए है। हालात तो ये हैं कि जो प्लानिंग, जो आपकी म्यूनिसिपल टाउन कमेटियां, यूनियन कौंसिल 5-5, 4-4 हजार की आबादी की मनसूबा बंदी के तहत जो वसाइल दिए आज भी वही है, जबकि उनकी आबादियां 3 से 4 या 5 गुना बढ़ गई हैं। वाटर सप्लाई स्कीम अगर 5,000 अफराद के लिए जिस शहर में है, तो आज भी 10 साल पहले, 20 साल पहले भी 5,000 अफराद के लिए थी, आज 20 साल बाद भी 5,000 अफराद के लिए ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बदकिस्मती के साथ आबादी के बढ़ते हुए तनासुब, बढ़ते हुए शहरों के हिसाब से पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, और उसकी बुनियादी वजह कि पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत की अगर वो बल्दियाती निजाम स्ट्रॉन्ग कर देती, मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दे देती, निचली सतह तक आबादी के तनासुब से अवाम के नुमाइंदे अपनी अवाम के हिसाब से अपने वसाइल को इस्तेमाल करते, तो आज 25 साल बाद ये मकामी हुकूमतें सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी का सर फखर से बुलंद करती, आज सर निजामत से झुकाया नहीं होता।
और अगर मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूं कि इलेक्शंस जो 2018 में हुए उसके बाद सिंध की सड़कों पे एमएनएज और एमपीज कितने नजर आए काम कराते हुए? सर 2018 के इलेक्शंस के बाद कोविड की सूरत हाल के बाद में यहाँ पे तमाम हुकूमतों को, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि कोविड की सूरत हाल के बाद बजट की सूरत हाल वो नहीं रही जो 2018 से पहले की थी। तो उस बजट के हिसाब से तो मैं अगर इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि कोरोना के बाद हमारी माशी जो हालत ही ऐसी नहीं थी कि कोई नए तरक्याती मंसूबे होते, पुराने ही मंसूबे कटाई में पड़ गए। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने वक्त दिया। और यकीन तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची तो एक बड़ा शहर है, इसके मसाइल फिर मीडिया की नज़रों में आ जाते हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध के जो इश्यूज हैं वो उस अंदाज में हाईलाइट नहीं हो सकते। मैं चाहूँगा थोड़ा फाइनल कमेंट कर सकें नवेद साहब के अब जो तैयारी हो रही है, कहा यह भी जा रहा है, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, मुल्क को नए निज़ाम की तरफ बात ले जाने की बात की जा रही है। क्या मैं सरेआम ये बात पूछ लूँ दो टोक अल्फाज में, क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक उस निज़ाम की हिमायत तो नहीं कर रही जो सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा है? देखिए, मीडिया के ऊपर भी कुछ लोग इसकी बात करना शुरू हो गए, तज्जियाकार जो प्लांटेड तज्जियाकार होते हैं वो भी इस पर बात करना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर भी जो ब्रिगेड्स हैं सोशल मीडिया की वो इसके ऊपर हैशटैग्स पर काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक समझती है कि ये एक नया लॉलीपॉप है, ये ट्रक की एक नई बत्ती है जिसके पीछे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, आवाम 2018 के इलेक्शन से पहले इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि पाकिस्तान में ये दोनों जमातें डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं हैं और आवाम बेजार हो गई थी। उस मौके पर ये आइडियल टाइम था कि हम कौम को एक नए निज़ाम की तरफ मुतवज्जे कर लेते। इमरान खान साहब ने कौम को ये कहकर कि जी मैं अमानतदार और दयानतदार और सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी उनको दे दिया गया, मैं सादिक और अमीन भी हूँ, तो अगर मैं ठीक हो गया तो पूरा निज़ाम बदल जाएगा। उसूली तौर पर, और ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक आदमी के बदलने से नीचे चीज़ें नहीं बदलती। अब जब उनका चेहरा भी दागदार हो गया और उनके दामन पर भी करप्शन के, उनके वज़रा के बड़े बड़े दाग धब्बे आ गए हैं और उनका दामन दागदार हो चुका है, तो अब कौम उनसे भी बेजार है। अब वो भी उसी लिस्ट में है। नून और पीपल्स पार्टी के बाद पीटीआई भी इसी निज़ाम की करप्ट जमात बन गई है। लिहाजा उनको और इस निज़ाम को ऑक्सीजन देने के लिए फिर एक सदारती निज़ाम की बात करके, फिर एक इस्लामी निज़ाम की कोई बात करके, नाम बदलने से या चेहरे बदलने से अवाम की तकदीर नहीं बदलेगी। हम बात करते हैं नाम ए रख लो, बी रख लो या सी रख लो, जब तक रियल एक्टिंग जो आपका सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं होगा तो वो कैसे है? वही लोग, करप्ट लोग, जागीरदार, वडेरे बदल बदल कर पार्टियां किसी नए नाम उन्वान के तहत आ जाएंगे। वडेरों ने अपने उस वडेरा शाही के सिस्टम को बचाना है, अवाम के लिए काम नहीं करना। बड़े बड़े कारोबारी हजरात ने अपने एम्पायर्स को बड़ा करना है, उन्होंने अवाम के लिए काम नहीं करना। सिस्टम की जिसकी हम बात करते हैं उसका पहला स्टेप यह है कि वो निजाम बने जहां पर अमेरिका के अंदर एक प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाने वाला उठता है और वो अमेरिका का सदर बन जाता है, बाराक ओबामा बन जाता है। वो पाकिस्तान के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता जिसके जेब में दाने नहीं है, जिसके पास बदमाश नहीं है, डीसी उसके अंडर नहीं है, एसएचओ उसके अंडर नहीं है, वो तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं उस इलाके के अंदर जी सकूंगा, क्योंकि ये तो सिस्टम मैनिपुलेशन का नाम है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक इस मैनिपुलेशन को बदलकर एक अवामी निजाम लाना चाहती है। अगर अवाम समझती है कि मुनीर भाई उनके जेन्युइन लीडर हैं, उनके पास पैसे नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी उनकी शख्सियत है, उनका किरदार अच्छा है, वो उनको लेकर आ सकें, यहां पर करोड़ रुपए लगा। कराची के बाद ये निज़ाम जो आप बात कर रहे हैं, कराची में ये जो ऐलान हो जाएगा इसके बाद ये निज़ाम की तब्दीली की बात और कहां कहां होने जा रही है, अगले लाए अमल क्या होंगे, कोई रोड मैप है इस हवाले से? इस वक्त कंप्लीट है हमारा। कल ही सीईसी का इजलास हुआ, मरकजी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, क्योंकि डॉक्टर साहब के रिजिग्नेशन के बाद जो सारे इख्तियारात हैं वो सीईसी के पास हैं। मुश्तरका एक जद्दोजहद हमारी वहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है। तो वहाँ पर ये हतमी फैसला हुआ कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान अवामी तहरीक बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उसके अंदर एक भरपूर अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि अभी जनरल इलेक्शंस तो दूर हैं, उस पर फैसले बाद में होंगे। ये पहला फेज़ है, इसके अंदर हम बेदारी शऊर की मुहिम को भी शुरू करेंगे, यानी लोगों को बताएंगे कि जिस निज़ाम को बदलने की हम बात करते थे आज उसकी ज़रूरत फिर से महसूस हो रही है। और प्लस ये कि हम एक जो लोकल साहब आ रहे हैं वापसी पाकिस्तान आने का इरादा है? जी, डॉक्टर साहब पाकिस्तान, उनकी तबीयत वैसे आजकल दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, और कोविड की वजह से भी ट्रैवलिंग के इशूज हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका पहला घर है। वो पाकिस्तान आते रहते हैं, तमाम मौक़ों पर आते हैं, दोबारा जैसे ही उनकी सेहत भी इजाज़त देगी वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन जो उनकी सियासी क़यादत है अमली तौर पर वो उन्होंने उससे रिज़ाइन कर दिया है, लिहाजा अगर वो पाकिस्तान आएंगे भी तो किसी सियासी
इज्तिमा की क़यादत हम नहीं उनसे तवक्को करते कि वो करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत अहम काम जो दीनी हवाले से है वो अपने रिसर्च का काम कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त तमाम तर कराची की पॉलिटिकल जमातों का जो मौक़िफ़ है वो हम आप तक पहुंचा सकें। और एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो भी एक सदर बन सकता है, तो पाकिस्तान में तो बगैर यूनिवर्सिटी जाए भी कोई सदर बन सकता है। तो ये बड़ा एक पाकिस्तान में एज हासिल है। तो इस हवाले से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम है वो यकीनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। इस निज़ाम को अगर जितना करीब से देखा जाए, फोकस किया जाए, तो इस निज़ाम में यकीनी तौर पे बड़े सारे मामलात हैं, बड़ी सारी खराबियां हैं जिनको दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन आखिर ये दुरुस्त करेगा कौन, ये एक अहम सवाल है। इक़्तिदार का नशा जो नशा है वो इतनी आसानी से नहीं छूटता, और अगर अपने हाथ से ये ताकत, ये इक़्तिदार अगर किसी को छोड़ना पड़े तो ये महज आसान काम ना होगा। कराची समेत पूरे सिंध के जो निज़ाम की बात हो रही है, बल्दियाती निज़ाम की बात हो रही है, ये निज़ाम आखिर कैसे बेहतर होगा ये तो वक्त ही जाने। लेकिन क्या ये निज़ाम बेहतरी के बावजूद भी बेहतर हो सकेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब हमें और आपको जल्द मिलता हुआ नजर आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।